नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ऑडियो बुक में। अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। और जीव जगत के वर्गीकरण टॉपिक को देखने वाले हम तैयार हो जाइए ऑडियो बुक को सुनने के लिए। और 2.2 मोनेरा किंगडम, 2.1 मोनेरा किंगडम, 2.2 प्रोटिस्टा किंगडम, 2.3 फंजाई किंगडम, 2.4 प्लांटी किंगडम, 2.5 एनिमेलिया किंगडम, 2.6 वायरस, बिरोइड तथा लाइकेन। सभ्यता के आरंभ से ही मानव ने अपने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसे सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर आधारित है। इन प्रयासों में जीव के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंड का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजात पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी, पादप एवं एनिमिलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी ससीम केंद्रीय एवं प्रोकैरियोटी असीम केंद्रीय की एक कोशिका एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरल से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। और दोस्तों, इसमें आप लोग देख लीजिएगा 5 जगत के बारे में इसमें बताया गया है और आप लोग इसको देख लीजिएगा। लक्षण है इसमें कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि। मोनेरा प्रोकैरियोटी सेलुलोज रहित बहुशर्कराराइड एमिनो अम्ल अनुपस्थित कोशिका, स्वपोषी रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परकोशी मृतपोषी। और इसमें यूकैरियोटिक कुछ में उपस्थित होते हैं और इसमें भी उपस्थित है, केंद्रीय झिल्ली में, कोशिका में भी उपस्थित है, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी में भी उपस्थित है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूकैरियोटिक उपस्थित सेलुलोज है, उपस्थित ये है, बहुकोशिकीय आरएनए ऊतक है, परपोषी और मृतपोषी है, यूकैरियोटी है, उपस्थित सेलुलोज है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1969 में आर्य विक्टेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों का नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया है। कोशिका संरचना शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया है, प्रजनन एवं जाति वृत्ति है संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों को एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे कि वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील, हरित शैवाल, फंजाई, मार्स, फन, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के उपस्थित रहने का एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन के 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत के 2 अनुच्छेद में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत में तीसरे अनुच्छेद में रखा गया। अतः एक 60 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील, हरित शैवाल या अन्य साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिका जीवों के बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया है, जिसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषी का हरित पादप जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवक भी कोशिका भित्ति, काइटिन एवं हरित पादपों के सेलुलोज की बनी होती हैं। जबकि इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवक को अलग अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्राणियों प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, जिन्हें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले ही पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकता है, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो न सिर्फ आकारिकी
कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्ति हो और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 विषयों में अलग अलग करेंगे। 2.1 मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, जिन्हें लगभग सभी स्थानों में पाए जाते हैं। जैसे मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल आवास स्थानों, जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर पर जीव के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर चारों समूहों, गोलाकार कोकस बहुवचन कोकाई को छोड़कर बेसिलस बहुवचन बेसिलाई कॉमा के आधार पर विब्रियम बहुवचन विब्रिया तथा सर्पिलाकार स्पाइरिलम बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। चित्र में इसमें आप लोग देख लीजिएगा, कोकाई है, बेसिलाई है और इसमें बीजाणु है, स्पाइरिला है, कसाब इसकी जो होती हैं, जो निकला हुआ है रेशेदार, इसको कसाब कहते हैं, और ये विब्रियो। और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया ये हैं, देख लो इसमें 4 प्रकार के दिए गए हैं। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चयापचय उपापचय की दृष्टि से उन्हें अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप से वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। 2.1.2 आद्य बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत अलवड़ी क्षेत्रों में हेलोफी, गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिलस एवं कच्छ स्थान में मैथनोजेन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मैथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय, भैंस के आंत में पाए जाते हैं। इन्हें गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। 2.1.2 यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाबचल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनो बैक्टीरिया, नीचे नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए में पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। चित्र 2.2 में इसमें दिया गया है। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिकी क्लोनी अथवा तंतु में अलवड़ जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी क्लोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत ही फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉप एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थित कर सकते हैं। रसायन में संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उन्हें ऊर्जा मुक्त का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनके अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन्हें परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य जीव संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह दूध से दही बनने में प्रतिजैविकों के उत्पादन के लिए लेव युग्म पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य के फसलों, फार्म एवं फालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। और इसमें आप लोग देख लीजिए 2.2 एक तंतुमय शैवाल नॉन स्टॉप कोशिका इसकी भित्ति है, ये जो बाहरी और ग्रीन कलर की दिख रही है, और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के बगल में है ये कोशिका झिल्ली है, और ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में है इसके जो अंदर है वो डीएनए है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया। 2.2 प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं की गई हैं। एक जीव विज्ञानी के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है, क्रोस्टिफाइट। सभी एक कोशिकी यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव विज्ञानी के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, युग्मनाइड, अवपंक, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिकता के रूप में प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं और यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पच्छा भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। 2.1 क्राइसोफाइट इस समूह के अंतर्गत डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल इसमें आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं अलवड़ीय लवड़ीय समुद्र पर्यावरण दोनों पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निचेष्ट रूप में बहते हैं। डाइएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इस रूप के अनुरूप 2 आच्छादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सलिका होती हैं, जिस कारण से ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डाइएटम अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों से जमा हुए इस अवशेष को डाइएटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। 2.2 डाइनोफ्लैजिलेट। ये मुख्यतः जीवधारी
समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिन्हें एक लंबवत तथा दूसरी अनुप्रस्थ रूप में भित्ति पट्टिकाओं के बीच में कांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होते हैं, जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकलने वाले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण के लिए अगोनिया लेक्स। और 2.2.3 यूग्लिनाइट। इसमें अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेरिकल होती है, जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। इसमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होती हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूर्य जीवधारियों के शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक के रूप में यूग्लिनाइट में पाए जाने वाले वर्गक उच्च पादपों में उपस्थित वर्गों की संख्या में ये समान होते हैं, और वर्गों की संख्या में समान होते हैं या फिर समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। और अपंग कवक मृत पोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक लंबी गहराई तक हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलन कार्य बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिपेक्षण वायु के साथ होता है। 2.2.5 प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूह में बांटा जा सकता है। अमीबीय प्रोटोजोआ या जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं। कसाबकीय प्रोटोजोआ के समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ की बीमारी के कारण जिन्हें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण के लिए ट्रिपैनोसोमा। पच्छावी प्रोटोजोआ ये जलीय अथवा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पच्छा पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा ग्रासिका होती है, जो कि कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पच्छावों में लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण में पैरामीशियम चित्र 2.4 में दिया गया है। और इस स्पोरोजोआ इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति हैं, जिसके कारण मानव की संख्या पर आघात पहुँचाने वाला प्रभाव पड़ा है। 2.3 कवक फंजाई जगत। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकार की तथा आवास स्थानों में बहुत विभिन्नता होती है। अपने नम रोटी व सड़े हुए फल में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा गुलमुत्ता, टोडस्टूल भी फंजाई हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंजाई जैसे पेनिसिलियम जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी हैं और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं। ये गर्म अथवा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसे भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, हम इससे अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमय हैं, लेकिन ईस्ट एक कोशिक है। इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिन्हें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतु में पटीय होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति में काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। वे मृत वेस्टेड कैसे घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधे अथवा जंतुओं पर निर्भर करती हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सजीवी कहलाते हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जैसे कोनोडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निशिकांड इंकस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु सुस्पष्ट रचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकार कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। इसमें क्रियाओं को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। 2 केंद्रकों के संलयन का होना, जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। युग्मनज में मिनियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत बाद द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती हैं। जबकि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रीय अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक अवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकार बनाती हैं, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलन काय बनने की विधि को जगत के विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु में धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन को युग्माणु बनते हैं। युग्मकों के आकार की एक जैसे सयुग्मकता अथवा विभिन्न सहयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती हैं। इसके सामान्य उदाहरण के लिए म्यूकर
राइजोपस रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं, तथा एल वीगो सरसों पर परजीवी फंजाई हैं। 2.3.2 एकोमाइसिटीज, ये समांतर थैली फंजाई भी कहते हैं। बिल्ले पाए जाने वाले एकोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट स्कैरोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती हैं। ये अमृतजीवी, अवघट, परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्टा पर उगने वाली होते हैं। कवक जाल शाखित तथा अपटी होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनोडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जैसे कोनोडी यमधर कहते हैं पर बहिर्जात के रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनोडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एकल बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैरिसम एकस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एक वचन, इसका विभिन्न प्रकार के फलन काम में लगी रहती हैं, जिन्हें इसको कार्प्स कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूस्पोरा। और न्यूस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा अनुवांशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। इस कारण से यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध हैं। इस वर्ग में आने वाले मॉरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। 2.3.3 बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, वृक्ष फंजाई अथवा पहबॉल हैं। ये मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्ष के ढूंढों पर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जिन्हें कीट तथा कंड, स्मट, कवल जाल शाखित तथा पटी होता है, जिन्हें अलैंगिक के बीजाणु प्राय नहीं होते हैं, लेकिन काई जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्टेमो वाली दो काई कोशिका अथवा जीन प्ररूप के संलयन में से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रीय होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी अथवा मियोसिस होता है, जिसके कारण से 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु पर बहिर्जाल उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काम में लगे होते हैं, जिससे कि बेसिडियो कार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस मशरूम चित्र 2.5 में है। ऑस्ट्रीगैगो कंड तथा पॉक्सीनिया कीट फंगस हैं। और इसमें आप लोग देख लीजिएगा ड्यूटोरोमाइटिसिटीज, और 2.4 में है पादप जगत प्लांटी किंगडम, और इसमें भी वही सारा कुछ है। और जंतु जगत में एनोमिलिया किंगडम है। विषाणु में वायरस, वायरोइड, पोंसक, प्रियोन तथा लाइकेन है। और इसमें आप लोग देख लीजिएगा ये टोबैको में जो मोजैक होता नहीं है, उसमें ये सारा कुछ दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सारांश में वही सारा कुछ है, इसको आपको पढ़ के बता देना है। सरल आकार की लक्षणों पर आधारित पादपों एवं प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिने द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमोलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। आर बी टेकन इसके बाद एक बृहद 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत वर्गीकरण प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमोलिया 5 जगत वर्गीकरण के लिए प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जातिवृत्ति संबंध है। 5 जगत वर्गीकरण के लिए अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है, जो विश्वव्यापी हैं। इन्हें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत बृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विविध स्वपोषी अथवा परपोषी होती हैं। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डायनो, फ्लैजिलेट, यूग्लोनाइड और पंख, कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे कोशिका यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारी कोशिका में संगठित केंद्र तथा झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसमें प्रजनक अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटोरोमाइसिटीज आते हैं। प्लांटी पादप जगत में यूकैरियोटी क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरियोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी, युग्मकोविद और जीवाणु उद्मोदविद में एकांतरण होता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिनकी कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं होती हैं, उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणी सम होता है, जिन्हें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिक जीव जैसे वाइस तथा विरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के लिए 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है।